हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे परसेंटेज की क्लास नंबर 13 के बारे में, जो हम लोग रेलवे और एएलपी के लिए पढ़ रहे थे, है ना। रेलवे एएलपी के लिए और रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो है आप इसको कर सकते हैं। मैथ का हमारा जो है फाउंडेशन बैच है रेलवे एएलपी के लिए, ठीक है भाई। इसकी क्लास नंबर जो है हमारे पास आज 30 है, यानी क्लास नंबर 31 है, 31 है सॉरी, ठीक है। और परसेंटेज का पार्ट नंबर 13 है। पीछे 30 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे और वहां से आप वो सारी क्लासेस जो है देख पाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जिसे पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे आपको इन क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे, है ना। और जिन्हें क्वेश्चन नहीं लिखना हो, टाइम लग रहा है, तो वो परेशान ना हो। एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सीट दे दी जाएगी कंप्लीट क्वेश्चन की, है ना, जिसे आप निकलवा पाओगे और सोल्यूशन सिर्फ कर लेना, है ना। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे है क्या, है ना। पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया था, तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। सभी लोगों ने उम्मीद है इसे किया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। वह 3 मदों व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च यानी कि पर्सनल खर्च, कर मतलब कि टैक्स, और शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन पर खर्च करता है। शेष धन उनकी बचत है। पी आय का 50% था। पी जो है यानी पर्सनल खर्च का, उसका आय का 50% था। ईपी का 20% था और टीई का 15% था, ठीक है। जब उसका वेतन 30% बढ़ा तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा। वेतन उसका देखो भाई 30% बढ़ रहा है, फिर भी वो पी का स्तर उतना ही रख रहा है, लेकिन ईपी का 30% हो गया और टीई का 20% हो गया है। दोनों बचतों का योग रुपए में कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हम क्या है, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें 50% निकालना पड़ेगा, फिर उसका 20%, फिर उसका 15%। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे वेतन को मान लेते हैं, है ना। हमें 2 स्टेप में मानना पड़ेगा। पहले हम मानेंगे, फिर उसके बाद ये वेतन 30% बढ़ेगा, है ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि भाई पहले उसका वेतन कितना रहा होगा, 100। मान लेते हैं कि पहले उसका वेतन 100 रहा होगा, ठीक है भाई। और उसमें क्या बोला है, पारिवारिक खर्च यानी पर्सनल खर्च पे उसने, देखो पी आय का 50% है। पी आय का कितना है, 50% है, तो कोई बात नहीं। अब चाहे पहले हम खर्च लिख लेते हैं। देखो एक वो पर्सनल खर्च करेगा, ठीक है। एक वो कर पर खर्च करेगा यानी टी। एक वो जो है एजुकेशन पर खर्च करेगा ई। और शेष धन उसकी बचत होगी यानी वो सेविंग्स होगी, ठीक है। चलो अब हम इसे करते हैं, आ जाओ। पी क्या है, पी आय का 50% है, यानी आय का 50%, यानी 100 उसकी आय है, तो 50% कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है ई पी का 20% था। ई जो है वो पी का 20% था, है ना। तो ई जो है वो पी का 20% है, तो ई पी का 20% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी 50 का 10% आप निकाल पाओगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। जब 50 का कितना निकालना है, 20% है ना, हाँ ठीक है। तो हमारे पास 10 आएगा। ईपी का 20% है, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 आएगा। चलो उसके बाद फिर क्या बोला है, टी ई का 15% था, यानी टी जो है वो ई का 15% है यानी 10। और यहाँ पे अगर आप 15 करते हो, 15% है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। टीई का 15% हो गया। ई जो था वो पी का 20% था, ठीक है। पी आएगा 50% था। तो सेविंग्स उसकी कितनी हुई, देखो 50, 10, 60, 60 और ये 61.5, है ना। तो 100 में से आप क्या करोगे, 61.5 आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 गया आपके पास, बचा 8। इधर कितना बचा भाई मेरे, 9, 9 में से 6 गया 3, 38.5 कितना बचा यहाँ पे, 38.5। ये इसकी सेविंग्स हो गई। बोलो इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं। हमने सारी बातें कर ली जो पहले स्टेप पे बोली गई थी। पी आई का 50% था, ई पी का जो है 20% था, ठीक है।
फिर क्या था, टीई का 15% था, इतना बात हो गया, बाकी उसकी सेविंग हो गई। चलिए उसका वेतन 30% बढ़ा दें, यानी बाद में क्या हुआ है, देखो भाई, बाद में उसका वेतन हमने कितना किया है, बाद में उसका वेतन हमने कर दिया है 130, बाद में हमने वेतन क्या किया है, 130 किया है, ठीक है। चलो तो अभी भी यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसका पर्सनल खर्च होगा, कुछ इसका टैक्स वाला होगा, कुछ इसका एजुकेशन खर्च होगा, कुछ इसकी सेविंग्स होगी, इतनी ही चीजें यहाँ पे भी होंगी। बस यहाँ पे उसके कहने का नजरिया बदल गया है, परसेंटेज बदल गए हैं, है ना। 30% बढ़ा होता है तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, देखो पी तो उसने पहले जितना ही रखा, यानी पी को उसने 50% ही रखा है, तो भाई 130 का 50% कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना, जस्ट इसका आधा, है ना, 100 का आधा 50 होगा, 30 का आधा 15, यानी 65 हो जाएगा, ठीक है। टी क्या होगा, चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है, पी उतना ही था, ई पी का 30% हो गया है, ई जो है वो पी का 30% हो गया, यानी कि इसका जो है 30% हो गया है, बात आप समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 0 चला जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 3 15 का 5, 6 3 का 18 1 19, यानी कितना 19.5 हो जाएगा, ये 19.5% हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टी ई का 20% है, अब जो टी है वो ई का 20% है, यानी 19.5 का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% मतलब आप 1/5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा। चलो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें क्या, या 2 एकम 2, यहां से हम 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 का यहाँ पे क्या करो, भाग दो, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 4 यानी कि 3.9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3.9 आ जाएगा। चलो इतना आ गया, ये इसके खर्च हो गए, पर्सनल खर्च 65 हुआ, है ना, 65% हुआ, उसका टैक्स जो था 3.9% हुआ, ई जो हुआ 19.5% हुआ, तो सेविंग्स उसकी कितनी हुई, इन सभी को जोड़ दो जरा, है ना। तो हम जोड़ेंगे 65, 19.5 और 3.9, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4, 9 5 14, 14 और 3 17, 1 हासिल का 18 का 8, 6 1 7 1 8, 88.4, यानी इसका जो टोटल ये जो इतना खर्च आ रहा है ये कितना 88.4 है, इसको हम इसमें घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी। 130 में हम कितना करेंगे, 88.4 माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर हमारे पास कितना बचा 12, 12 में से 8 गया 4, यानी उसकी सेविंग्स कितनी है 41.6। बात आप समझ गए। अब उसने क्या बोला था, दोनों बचतों का योग रुपए में बताना है। अब देखो उसकी क्या है, वेतन जो है हमारे पास कितनी है, वेतन है 1,60,000, ठीक है। उसमें से वो सेविंग कितनी करता है, इन सभी को जोड़ो जरा, 41.6 और 38.5, है ना, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की 0, 4 3 7 1 8, यानी 80.1%। सेविंग्स का टोटल कितना हो रहा है भाई, सेविंग्स का टोटल हो रहा है 80.1%, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है 80.1%, ये उसकी सेविंग हो रही है। इतनी बात आप समझ गए, सेविंग उसकी कितनी हो गई भाई 80.1% हो गई। तो अब देखो जरा कि हमारे पास होगा क्या, कि ये उसकी सेविंग्स है 80.1%, तो 1,60,000 का आप 80.1% अगर आप निकालते हैं, यहां से एक हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं आप, तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है, ये 3 0 से आपके ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसको आप अगर चाहो पूरा कर सकते हो, ना भी चाहो तो पूरा बिना किए भी आप बता सकते हो, क्योंकि 1 लाख यानी कि इसका 1600 इंटू में 801 करोगे तो देखो 1 का मल्टीप्लाई कराओगे 0 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 6 आएगा, यानी 0 लास्ट में देखें इकाई अंक 0 और उसके बाद 6 आएगा। तो ऑप्शन में आप देख लो 0 और 6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 12 81 6, ठीक है। अभी हमने यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। देखो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, ठीक है। अगर थोड़ी सी बातों में अगर समझे यूनिट डिजिट को,
तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, क्योंकि किसी ने पूछा था पीछे वीडियो में, यूनिट डिजिट थोड़ा सा बता दीजिए, है ना। यूनिट डिजिट देखो होता क्या है, इकाई अंक। क्या होता है भाई मेरे, इकाई अंक होता है। अब इकाई अंक का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमें जोड़ना है 10, 20, 30, है ना, 55 और 65, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं। किससे, सिर्फ इकाई अंक से। देखो जरा यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, 0 0 ही रहेगा। ये 5 5 10 यानी इकाई अंक देखो इसका 0 ही आएगा, है ना। चाहो तो आप जोड़ लो, 20 10 30, 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 45 आपका कितना हो जाएगा, ये इनका पूरा 60 हुआ। इसको अगर जोड़े तो 6 4 10, ये 110 हुआ, है ना। 110 में 60 जोड़ोगे 170, इकाई अंक 7 ही आएगा। इकाई अंक का मतलब बस इतना होता है कि आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। जैसे आपसे बोल दे कि भाई 49 इंटू 43 इंटू 56 इंटू 97 इंटू, है ना, 23 का मल्टीप्लाई करना है, या कह दे इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो अब इसके इकाई अंक के हमें हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। इसका इकाई अंक ये है 9, और इसके इकाई अंक से 9 3 का 27 का कितना होगा, 27 अगर हमने किया तो फिर इसके इकाई अंक से हमें मतलब रखना है, 27 से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। इस 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 7 छंग 42, 42 का इकाई अंक आएगा 2, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का इकाई अंक 4, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 3 12, यानी इकाई अंक 2, इकाई अंक 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। बस इतनी सी बात होती है। इकाई अंक का मतलब होता है बस आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी कुछ भी आया छोड़ते जाना है। 9 3 का 27 आया, हमें 2 छोड़ दिया, 7 से मतलब, 7 छंग 42 हमें 2 से मतलब, है ना, 7 दूनी 14 हमें 4 से मतलब, 4 3 12 हमें 2 से मतलब, यानी इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा, जो भी गुणा करने के बाद आएगा, उसका इकाई अंक 2 होगा। और ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि लास्ट में जिसमें 2 होगा हम टिक कर देंगे। ये होता है यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 104 नंबर पे। चलो भाई इसे देखो, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाए। अब देखो जरा हमें क्या समझना है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है, यानी अगर उस पुरुष की आय 100 है तो उसका व्यय कितना है, 70 है। तो देखो हम क्या मान सकते हैं कि भाई उसकी जो आय है वो 100 है, 100 में से वो कितना खर्चा कर दे रहा है, 70। बताओ, है ना, 100 में से वो कितनी खर्चा कर दे रहा है भाई, 100 में से वो जो है 70 खर्चा कर दे रहा है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलिए, उसकी आय में 20 और 50 की दो क्रमिक वृद्धि होती है, यानी 50 20 बढ़ता है फिर 50 बढ़ता है, यानी 70 बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 70 बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आ जाओ, हम इसको क्या करते हैं, चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास आय होगी, उसके बाद उसका कुछ व्यय होगा और उसका बचत होगा, ऐसा होगा, है ना। चलो, तो आय अगर हमने 100 माना, आय अगर हमने 100 माना, ठीक है, आय का 70%, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70%, अगर हमने इसको 100 माना तो इसका व्यय 70 हुआ, तो बचत उसकी कितनी हुई, 30 हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर क्या हुआ है कि 20 और 70 की दो क्रमिक वृद्धि होती है आय में, है ना, 20 की वृद्धि होती है पहले, फिर 70 की होती है। देखो इसका ऐसे है कि 100 में अगर 20% की वृद्धि करोगे तो 120 हो जाएगा, है ना। पहले 20 की वृद्धि होती है, उसके बाद अब इसका कितना, ये तो 20% की वृद्धि हो चुकी है, अब इसमें कितने की, प्लस का 50% की वृद्धि करनी है, तो 120 का, देखो 120 का 50% होता है 60, कितना होता है, 60 होता है, यानी हमें प्लस 60 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
यानी इसकी वेतन 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ये बात आप समझ गए, ठीक है। देखो 100 था, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120 हुआ। अब 120 में 50% की फिर से वृद्धि करनी है, क्योंकि क्रमिक वृद्धि हुई है, पहले 20 की हुई है फिर 50 की हुई है, तो 120 का 50% होता है 60, तो 120 में 60 बढ़ाओगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो 180 हो गया, है ना। फिर क्या बोला है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछले बचत की 2.5 गुना हो जाए। अब देखो क्या है कि नई बचत, जो हमें ये हिंट दिया है कि नई बचत जो है वो पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए, हमसे ये बोला है, तो इसका 2.5 गुना कर दो भाई, तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा क्या भाई। 30 का 2 गुना 60 और 15 और यानी कि 75 होगा क्या, ठीक है, हाँ 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 75। अब देखो अगर 180 में से 75 बचत है इसकी, तो खर्चा कितना होगा, 105 होगा। खर्चा कितना होगा, 105 होगा। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले उसकी वेतन 100 थी, 100 में से वो कितना 70 व्यय कर रहा था, 30 की बचत कर रहा था। फिर इन्होंने बोला कि क्रमिक हमने 50 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 50 बढ़ाया, तो उसकी वेतन अब कितनी है, 100 से 180 हो गई है। और उसकी बचत, जो अब की बचत है वो पिछली बचत का 2.5 गुना है, तो हमने 2.5 गुना कर दिया, 30 दूनी 60 और 15 और, है ना, तो 75 हो गया। तो उसकी अब की व्यय क्या आ गई, 105 आ गई। तो व्यय के बारे में हमसे पूछा है, तो व्यय 70 से 105 हुई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है भाई, 30 और 5 35 की वृद्धि हुई है। 35 की वृद्धि हुई है, इस 70 पर हुई है, तो 100% क्या, है ना। तो कितना आएगा, 35 से कम, 35 दूनी 70 यानी कि 50%। 50% की वृद्धि हुई है ना, इस दो को आप 50 से काट दोगे ऐसा, तो कितना आ जाएगा, 50% अधिक। 50% अधिक, कम नहीं हुआ है ना, इस ऑप्शन को नहीं करोगे आप, कम नहीं हुआ है, 50% अधिक हुआ है, क्योंकि 70 से 105 हुआ है, अधिक हुआ है ना। अगर 105 से 70 होता तो वो कम होता, 50%, ठीक है भाई। चलो, बात आप समझ गए, तो 50% क्या आएगा, 50% अधिक आएगा। इतनी बात आप समझ गए, 50% अधिक आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो आसान ही था। ए और बी के पास 1200 रुपए है। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी राशि का 20% धनराशि खर्च कर देता है। जब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है, ए के पास कितनी धनराशि है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सर एलिगेशन से करेंगे, है ना। किससे करेंगे, एलिगेशन से। अब देखो ये हमें कैसे पता चला कि हम एलिगेशन से करेंगे, देखो जरा, हमें यहाँ पे खर्च दिया था, दोनों का खर्च दिया है ए और बी का, और यहाँ पे संपूर्ण, जब उन्हीं का क्या हो कि जैसे हम लोग रेशियो में कर रहे थे, जनसंख्या वाला किया था हमने, कि एक में से पुरुष इतने, महिलाएं इतनी, पुरुषों में इतनी वृद्धि हुई, महिलाओं में इतनी वृद्धि हुई, और ओवरऑल इतनी वृद्धि हुई, है ना। तो देखो जब यहाँ पे ए का खर्च इतना है, बी का खर्च इतना है, और संपूर्ण धनराशि, है ना, बचत कितना 85 है, तो खर्च कितना होगा, 15 होगा। ओवरऑल खर्च हमको पता चल जाएगा। तो देखो जरा, इसीलिए हमने एलिगेशन लगाया कि यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा बी का खर्चा, और यहाँ पे होगा ओवरऑल खर्चा, ठीक है। तो अब देखो जरा, ए का खर्चा है 12%, ए का खर्च है 12%, बी का खर्च है 20%, है ना। बस इतना ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे अगर हमने खर्च लिया है तो ओवरऑल यहाँ पे भी खर्च आएगा, है ना, यहाँ पे बचत नहीं आएगी। तो देखो बचत उसकी 85 हो रही है भाई, 100% में बचत वो 85 अगर कर रहा है ना, 100% में अगर वो 85 बचत कर रहा है, तो इसको घटा दो तो कितना बचा, 15%, जो कि इसका क्या होगा, खर्च होगा, है ना। तो ओवरऑल खर्च कितना है, ओवरऑल खर्च है इसका 15%। बस हो गया, बस हमें यही करना था, इसीलिए हमने एलिगेशन लगा लिया, क्योंकि हमने देखा कि भाई खर्च का रेशियो हमको दिया है, लेकिन उधर बचत का रेशियो दिया है, तो भाई हम मान लेते हैं कि 100% होगा, अपने आप में हर चीज 100% है। बचत अगर वो बचती जो है उसकी धनराशि 85 है, तो खर्च 15% हो रही है ओवरऑल, है ना। तो ये तो खर्च था, लेकिन ये ओवरऑल खर्च हो गया, ठीक है। बस हमें यही करना होता है। 12 और 15 में अंतर है कितने का, 3 का, और 20 और 15 में अंतर है 5 का, तो ये आपका अनुपात बन गया 5:3। बात आप समझ गए। और जब भी आप खर्च का रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा आय का अनुपात आएगा, ठीक है।
जब अगर आप खर्च का रेशियो निकालते हैं तो ये हमेशा आय का अनुपात आता है 5:3। ठीक है। ए के पास कितनी धनराशि है? अब देखो जरा, अगर एक बात देखें तो ए बी के पास ओवरऑल 1200 है ना, और यहाँ पे जबकि 5 और 3 ओवरऑल 8 है, हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है ए के पास कितनी धनराशि है, ए के पास धनराशि है 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो जरा, 8 से आप डिवाइड कर दो, है ना, 8 से आप डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 8 और 4, 8 पंच 40, 150, 15 अपना 75, 750, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, ए के पास कितनी धनराशि है 750, ये निशान लगा देंगे। नहीं, ए के पास 750 धनराशि नहीं है, ये आपका गलत है ना। 750 नहीं है ए के पास, ए के पास टोटल धनराशि हमसे निकल के आई है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, टोटल जो है 1200 लिया हमने, उनके पास 1200 रुपए था, और यहां से भी हमने टोटल ले लिया है, तो ये टोटल का निकल के आया है। लेकिन खर्च भी तो वो कर रहा है। देखो ना, 1200 के बाद ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है, तो भाई इसका 12% निकालो ना अभी, है ना। इसका 12% तो अभी आपको निकालना पड़ेगा ना। 12/100, ये सही है क्या? ठीक है। 5 से डिवाइड कर लें क्या, 5 दूनी 10, और इधर आ जाएगा 15×75, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, यानी 90 आया। 90 रुपए वो खर्च करता है ना। और टोटल धनराशि उसकी कितनी आई है? टोटल धनराशि आई है 750। अगर आप 750 में से 90 माइनस कर दोगे तो 660 बचेगा। कितना बचेगा? 660। क्योंकि 750 उसके पास, ए के पास पूरी धनराशि है, जिसमें से वो 90 खर्च करता है, तो 660 रुपए उसके पास धनराशि बची, है ना। कितनी धनराशि बची उसके पास? 660 रुपए की धनराशि उसके पास बची। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। क्योंकि ये खर्च 12% कर रहा है ना। हमने जो गणना की, हमने जो कैलकुलेट किया, वो टोटल में हुआ, क्योंकि हमने 1200 लिया है, जो कि ए बी के पास टोटल धनराशि है, और यहां से रेशियो हमने उनके पूरे पूरे हिस्से लिए, 5 और 3 8, है ना। फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई कराया तो ए का पूरा हिस्सा निकल के आया। अगर हम 3 का कराते तो 3 का पूरा हिस्सा निकल के आता, फिर हम उसका 20% हटा देते, 20% उसका खर्च हटा देते, तब वो धनराशि बची, है ना। क्योंकि हमसे बची हुई धनराशि पूछा है, कितनी धनराशि बची, है ना। तो 660 रुपया बचा, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 12% खर्च हो गया तो उसके पास 88% बचा, तो आप 750 का 88 निकाल दो, उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप 12% निकाल के उसको घटा दो। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलो अगला टाइप है जो हमारे पास, वो फलों वाला है। अगला टाइप है जो हमारे पास, वो फलों वाला है। 18 नंबर का टाइप है, जिसमें हम फल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? फलों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलो आ जाओ। अब देखो फलों में होता क्या है। ताजे फल में 68% पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? अब देखो यहाँ पे है क्या मेरे भाई, कि दो तरह के फल हैं। देखना जरा, इस तरीके के क्वेश्चन होते कैसे हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद एक शॉर्ट तरीका भी है इसका। ठीक है। देखो ये ताजे फल हो जाएंगे इधर, और इधर हो जाएंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे फल। ठीक है। ताजे फल इतने हैं, 20% ये है। ठीक है। चलो, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में से, है ना, अगर ताजे फल हम 100 ले लें, अगर हम ताजे फल कितने ले लें, 100 केजी ले लें, तो 100 केजी में से सूखे कितने निकाले जा सकते हैं, है ना। इसके लिए देखो आप एग्जांपल कुछ भी ले लो। देखो जैसे ताजा फल होता है, तो ताजे फल का मतलब क्या है, जैसे आपने सेब लिया, सेब में क्या हुआ कि ताजे फल में 68% पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो आपको एक चीज पता है कि जैसे हमारे पास सेब हो गया, या एक अच्छा एग्जांपल अंगूर का ले लेते हैं, है ना। जैसे एक ग्रेप्स है, यानी कि जो अंगूर है वो ऐसे रहता है, मतलब मान लो कि भाई फूला हुआ रहता है ना। जब उसमें रस भरा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन जब वही उसका रस सूख जाता है तो एक किशमिश की तरीके बन जाता है, जिसको आप बोलते हो किशमिश, है ना। तो देखो फल में क्या है, दो चीजें होती हैं, एक पानी होता है जिसे हम रस बोलते हैं, और एक उसका गूदा होता है ना, जिसे हम गूदा होता है, जैसे कि जो उसके अंदर वाला भाग होता है। जैसे सेब में देखे होंगे आप, सेब पूरा, है ना, ऐसा दिखता है कि गूदा है, लेकिन जब हम उसे क्या करते हैं, मिक्सर पे डालते हैं,
तो उससे जूस निकलता है, यानी जिसे हम लिक्विड या पानी बोलते हैं, तो वो पानी भी होता है। लेकिन जब आप क्या करोगे, जूस में देखोगे मतलब कि मिक्सर में देखोगे, जूस निकाल देता है और उसका मटेरियल बाहर कर देता है, जो गूदा होता है उसको बाहर कर देता है। बात आप समझ गए। तो फल में दो चीजें होती हैं, है ना, एक तो पानी होता है ना, हम यहीं पे लिख लेते हैं कि फल में दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होगा और एक गूदा होगा, है ना, गूदा। तो सूखे फल में भी कुछ परसेंट यहाँ पे पानी दिया है और यहाँ पे भी गूदा दिया है, ठीक है। तो अब देखो जरा एक बात को समझो भाई मेरे यहाँ पे, कि फल में हमेशा जैसे सेब है, एक सेब को आपने क्या किया, मिक्सर में डाला, तो उससे जो गूदा अलग हुआ, है ना, या तो आपने क्या किया, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, आप सेब को धूप में रख दो, है ना, 1 से 2 दिन बाद देखोगे पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पानी की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन गूदा उसका उतना ही रहता है ना। तो फल में हमेशा पानी की मात्रा कम होती है, गूदा जो होगा, जो उसके अंदर रेशा होगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा। बात आप समझ रहे हो। तो जरा देखो, ताजे फल में 68% पानी है, अगर इसमें 68% पानी है तो भाई कितना, 32% यहाँ पे गूदा होगा। बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो गूदा कितना होगा, 80% होगा। भाई मेरे होगा कि नहीं होगा? इतनी बात को समझो, ये इसका बेसिक है ना। बात आप समझे कि नहीं समझे, कि अगर पानी 68% है तो गूदा कितना होगा, 32% होगा। बताओ भाई मेरे। चलो, और इसमें सूखे फलों में पानी 20% है तो गूदा 80% होगा। तो आपको एक चीज हमेशा पता रखना है कि परिवर्तन जो भी आएगा वो पानी की वजह से आता है ना, लेकिन गूदा की वजह से परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि फल में पानी हमेशा कम होता है, गूदा हमेशा नहीं कम होता है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम पानी से नहीं मतलब रखते, हम गूदा से मतलब रखते हैं कि भाई 100 किलो, है ना, इसका तरीका क्या होता है, देखो 100 किलो फल में 32% गूदा है, बराबर, तो यहां पे कितना, x इंटू 80%। हमने बराबर क्यों किया, आपको अभी बात समझ में आ जाएगी। हमने बराबर इसलिए किया है क्योंकि गूदा हमारा हमेशा बराबर रहता है। हमने यहाँ पे गूदा को लिया है, 32% इसमें गूदा होगा, तो जो गूदा यहाँ पे वही इधर 80% में कन्वर्ट हो गया है। बात आप समझ गए। क्यों 80% में? क्योंकि इधर पानी ज्यादा था, इधर पानी कम है, इधर पूरी पूरी गूदा की मात्रा उन्होंने दे दिया है। बात आप समझ गए। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने लिया है गूदा। गूदा हमेशा बराबर रहता है, वो इस अंगूर में भी उतना ही होगा और इस अंगूर में ही उतना होगा, है ना। बस वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसका पानी उड़ जाता है, पानी सूख जाता है। बात आप समझ गए। इसलिए दोनों भाग हमने बराबर की, जितना गूदा इसमें उतना ही गूदा इसमें। तो बस हमने ये किया, अगर 100 kg में 32% गूदा है तो कितने kg में 80% गूदा होगा, बस हमने यही किया। और हमसे वही पूछा है, ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। बस कि भाई 100 किलो में अगर 32 गूदा है क्योंकि पानी था, लेकिन अब कितने किलो में 80% गूदा होगा क्योंकि पानी गायब है ना। तुमने गूदा को बराबर किया, ठीक है। तो देखो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 100 इंटू में, अब देखो परसेंट से परसेंट तो यही कट जाएंगे, 32/80 आएगा, है ना, और 8 चौक 32, यानी x बराबर कितना आ गया, 40 किलो। x बराबर कितना आ गया, 40 किलो आ गया। यानी 40 kg फल में क्या होगा, 40 kg फलों में मतलब कि 100 किलो ताजे फलों से 40 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो आप हमेशा इन्हीं गूदा को ही आप हमेशा बराबर करोगे, पानी से में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पानी बदलता रहता है ना। पानी से हम करते तो नहीं कर पाते। 100 किलो में 68% पानी, है ना, तो कितने किलो में 20% पानी, उससे हमें ये नहीं मिलता। बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि सूखे फलों में पानी कम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलो 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 98% पानी है। देखो अब हमें पानी से नहीं मतलब रखना है, हमें सीधा गूदा से मतलब है। शॉर्ट तरीका इसका ये होगा कि 20 किलो में अगर 98% पानी है तो 2% इसमें गूदा होगा, बराबर। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, है ना। देखो पहले 20 किलो था, जब 90% पानी रह जाता है उस समय का वजन हमें बताना है। तो देखो 95% पानी रह जाता है तो गूदा कितना हुआ, 5%। तो यानी कि 20 kg में अगर 2% गूदा है तो कितने kg में 5% गूदा होगा।
बताओ, बस इतना ही हमें करना था। तो x बराबर बस कर लो, हो गया, है ना, कि भाई परसेंट से परसेंट ऑलरेडी चला गया 5, यानी 8 आएगा क्या, 8 kg, सॉरी 8 आएगा ना, ठीक है। बोलो भाई क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, चलो एक बार देखते हैं। चल, और यहाँ पे तो 20 है, 20 गुणे में 2 है, नीचे 5 है, ठीक है, 5 को 20 तो 4 दूनी 8 ही तो आ रहा है, x बराबर 8 kg। तब यहाँ पे दिक्कत क्या है, x बराबर हमारे पास 8 ही kg तो आ रहा है भाई। 98% पानी। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 107 नंबर है। कोई बात नहीं, एक एक मिनट दीजिए बस, देख लेते हैं इसे। एक सौ सात नंबर का क्वेश्चन। नाइन्टी 6% पानी, है ना, यहाँ पे 96 कर लो, ठीक है, यहाँ पे 96% कर लो, यहाँ पे 96% पानी है ना। जब वहां पे 96% पानी होगा तो गूदा हमारे पास कितना बचेगा, गूदा हमारे पास बचेगा 4%, कितना, गूदा बचेगा 4%, ठीक है। तो 4% बचा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, 2 की जगह पे 4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 16 kg आएगा, x बराबर 16 kg। बस कोई दिक्कत नहीं, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। x बराबर कितना हो जाएगा, 16 kg, है ना। हमने 98 से किया था, तो 98 अगर होता तो हमारा आंसर आ जाता 4, 8 आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हमें करना वही है, हमें पकड़ना गूदा को ही है, हमें मतलब और किसी से नहीं है। तो बस इतने, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कि 20 किलो में इतने % गूदा, तो कितने किलो में इतना % गूदा, बस। क्योंकि पानी बदलता रहता है, पानी कोई भरोसा नहीं, और जो बदलते हैं लोग उनसे हमें मतलब नहीं होता, ठीक है भाई। चलो आगे, अब भाई बात करेंगे हम चुनाव के बारे में। किसके बारे में, चुनाव के बारे में, ठीक है। देखो, चुनाव के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए चुनाव के बारे में। देखो भाई, चुनाव में होता क्या है, मान लो कि आपके गांव में, है ना, जितने भी लोग होते हैं उनको हम टोटल वोट को कितना मान लेते हैं भाई, जो भी टोटल वोट होते हैं हम हमेशा मानते हैं कि भाई वो 100% है। टोटल वोट को हम हमेशा कितना मानते हैं, टोटल वोट को हम हमेशा 100% ही मानेंगे। बात आप समझ रहे हो, है ना, हमने 100% माना टोटल वोट को। फिर क्या हुआ कि इस टोटल वोट में अगर भाई चुनाव हमेशा 2 लोग होंगे तभी चुनाव होगा, अगर अकेले हैं तो चुनाव होगा ही नहीं, ठीक है। हमने माना कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है ए, एक है हमारे पास बी। बात को समझना जरा, ए को हमने बोल दिया कि भाई 60% वोट मिल गए, ए को हमने बोल दिया कि 60% वोट मिल गए, तो भाई बी को कितना मिला, बी को सीधे सी बात है 40% वोट मिला, है ना। ये पहला केस है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना बोला कि 100% वोट पड़े हैं, पूरे पड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई वोट डालने नहीं गया है, कोई वोट इनवैलिड हुआ है, कुछ नहीं, 100% वोट पड़े हैं और सभी वोट वैलिड भी हैं। जिसमें से ए पाया है 60%, है ना, जिसे हम बोल देंगे कि भाई ये जो 60% है यही हमारा विनर होगा और ये हमारा लूजर होगा, ठीक है। इसको 60 मिले तो लूजर को 40 मिले। अंतर कितने का है, अंतर हमेशा 20% का है, अंतर कितने का है, 20% का है। तो यही 20% हमेशा अंतर क्रिएट करेगा, इसी की वजह से ही जो भी हुआ है, हार या जीत दो भी तय हुई है 20%, है ना। अगर हम ऐसा बोल दें कि भाई एक चुनाव हुआ जिसमें सभी लोग वोट डालने गए, है ना, और विजेता को 60% मिले और वो कितने वोटों से जीत गया, और वो 800 वोटों से जीत गया। मान लो हमने बोल दिया कि वो 800 वोटों से जीत गया, है ना, ऐसा सवाल होता, तो हम कैसे करते कि भाई हमने ठीक है 60% वोट उसको मिला है तो लूजर को 40% मिलेगा, है ना, और वो कितने से 800 से जीता है।
यानी इनके बीच में अंतर कितने का है, 20 का है। तो यही 20 बराबर कितना होता, 800। यानी अगर 800 की वैल्यू 20 है और हमसे पूछ लेता कि यहां से तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, भाई हारने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला, या फिर टोटल वोट कितने थे, है ना। अगर टोटल वोट पूछता तो हम 100% का गुणा करते। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 8 पंच 40, यानी कि 4000 वोट थे आपके गांव में। बात आप समझे कि नहीं समझे। अगर हम इसका 60 में गुणा कर दें, भाई अब देखो हम 60 का गुणा कैसे करेंगे। अब हमारे पास 4000 वोट है, हम इसमें से 60 का गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतने जीता है। अब टोटल 4000 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं 4000 का अगर हम 60% निकाल देंगे, 4000 का अगर हम 60% निकालें तो भाई कितना होता है, 6 चौके 24 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, और देखो जरा, 24 हुआ 60%। ठीक है, अगर हम 400 का कितना निकालें, 400 का अगर हम ठीक है ना। देखो 24 हुआ तो ये इसको मिल गए, ये इसके मिले, तो बी को कितने मिलेंगे भाई, जाहिर सी बात है अगर 4 है तो इसको 1600 मिलेंगे। तो अब देखो जरा, वो 800 वोटों से ये जीता है, तो इनके बीच में अंतर भी तो 800 का ही है, 800 का ही अंतर तो है। बात खत्म, हमने तीनों चीजें निकाल ली। तो इतना गहराई पे अभी हमें नहीं जाना था, हम इसको हटाते हैं। हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि हार जीत कौन तय करेगा। ठीक है भाई, हमें इतनी गहराई पे नहीं जाना था। चलो, है ना। चलो, हमने बस सिर्फ हमें इतना बात करना था कि अगर आपके गांव में, पहले इतिहास इसका समझो होता क्या है एक्चुअली में, है ना। हम करते कैसे हैं, पहला टाइप जो होता है चुनाव का, उसमें क्या होगा कि 100% वोट पड़ेंगे, कोई भी खराब नहीं होगा, सभी डालने जाएंगे, कुछ कमी नहीं हुई है। 60% अगर इसको मिल गए हैं तो उसको कितने मिलेंगे, दूसरे पक्ष को 40 मिलेंगे। फिर यह तो दिया होगा कि वो इतने % से जीत गया। तो हमेशा हार और जीत इनके बीच का डिफरेंस तय करता है, जितने का होगा। 20% का डिफरेंस था, तो ये 20% की वजह से हार या जीत हुई है। अगर ये 20% बराबर होते तो हार जीत होती ही नहीं। तो यही जो इनका अंतर होता है, इसी की वजह से हार जीत होती है। तो जो जैसे हमने मान लिया कि भाई वो 800 वोटों से जीता, यानी 20% का अंतर था। भाई ये 40% से 20% ज्यादा था, इसलिए वो 800 वोटों से ज्यादा पाया, 800 वोट ज्यादा पाया, यानी वो 20%, 800 20% किसके बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। तो 100% क्या आपको टोटल मिल जाएगा। बात आप समझ गए। फिर उस टोटल में से आप 60-40 आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पहला केस हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं। हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरा केस। अब देखो दूसरा केस हमारे पास होता क्या है। दूसरा केस होता है कि चलो ठीक है, आपके गांव में टोटल वोट जो है वो 100 है, टोटल वोट आपके गांव में 100% है। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अब इसमें से ऐसा हो जाता है कि 20% लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं, यानी बचे कितने, 80%। बचे कितने, 80%। 100 में से 20% वोट देने ही नहीं जाते हैं, तो बचे 80%। ये दूसरा केस है, बात को समझना। फिर उसके बाद देखो जरा, अगर इस 80% में वो कह देता है कि भाई 10% वोट जो है वो इनवैलिड है, 80 में से 10% वोट इनवैलिड है, यानी कि 80% का अगर हम 10% निकालें, बात को समझ रहे हो, ठीक है, तो कितना आएगा, 8। यानी इसमें से 8% घटा दे तो 72%, 72% वोट कितना है, वैलिड है। ये 10% वोट जो है ना, ये इनवैलिड है। बात को समझना जरा, थोड़ा गहराई को समझना, ये अवैध है। ये क्या है, अवैध है। आपने सुना होगा इनवैलिड है, इनवैलिड है। इसको क्या बोलोगे, ये हमारे पास वैलिड है, यानी कि ये वैध है। बात को समझना। आपके गांव में चर्चा होती होगी चुनाव के बाद कि भाई यार कितने लोग, भाई इतने लोगों का नाम था, 100 लोगों का, है ना। चर्चा होती है यार, ये तो फलाने फलाने तो गए ही नहीं, यानी 20% लोग गए ही नहीं। ठीक है, तो बचे कितने, 80%। यार वो जो 80% वोट पड़े ना, उसमें से अब खराब कितने हुए ये बताओ। भाई यही चीजें हो सकती हैं, और कुछ तो होना नहीं है ना भाई। या तो पूरे लोग वोट जाने जाएंगे, पूरे लोग वोट डालने जाएंगे तो ये काम हो जाएगा, या तो फिर जो वोट डालने नहीं गए उनको हटा दो, तो 80% वोट डालने गए। लेकिन फिर आपके मन में आएगा यार वो 80% वोट अगर पड़े हैं
तो उसमें से कुछ इनवैलिड होगा, कुछ 2 जगह थप्पा मार देंगे, कुछ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट दे देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई वही चीज है कि भाई 10% अगर इनवैलिड है तो 72%, 80 का 10% 8 होता है तो 72% वैलिड हुए। अब क्या होता है, यहां से 2 चीजें बनती हैं। कभी कभी क्या करता है ये कि इसी वैलिड में से अगर, देखो जरा आप ध्यान से समझना, इसमें ये पहला कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट, अगर बोल दे कि वैलिड वोट का मान लो बोल देता है कि 55%, किसको मिल गया, वैलिड वोट का 55% अगर इसको मिल गया है, वैलिड वोट का जो वैलिड वोट था उसका अगर 50% कौन ले गया, 55% पहले नंबर का विजेता ले गया, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 45%। देखो कुछ लोगों के दिमाग में बात गूंजी होगी कि सर ये कैसे, है ना, ये तो 100 हो गया। हाँ भाई, हम इसको 100% ही मानते हैं, हम इसको 100% ही मानते हैं, बात को समझना भाई। अगर हमसे बोला, देखो लैंग्वेज यहाँ पे 2 होती है, एक हमसे बोलता है कि वैलिड वोट में से, कि वैलिड वोट में से मिले, एक बोलता है कुल वोट में से, तो वो दूसरा स्टेप है, उसको अभी हम समझेंगे साइड में। लेकिन ये वैलिड वोट में से अगर देता है तो भाई जितने वोट है जिसमें से हार जीतते हैं उन्हीं उसको 100% मानेंगे कि भाई वैलिड वोट हमारे पास 72 थे। जैसे आप अपने दोस्त से चर्चा कर रहे हैं, यार हमारे यहाँ 100% लोग रहते हैं, 20% ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है 80% बचे, 80% में 8% इनवैलिड हो गया, 8% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 8% इनवैलिड हो जाने दो, बचे कितने, 72%, 72% बचा। तो अब बोल रहे हो आप कि 72% में जो वो फलाने जी थे उनको 55% वोट मिले हैं, 72 का 55% वोट उनको मिल गया, तो फिर आप बोलोगे ठीक है अगर 55 उनको मिल गया तो बचा हुआ 45 उनको मिला होगा, क्योंकि अब इन्हीं में से हार जीतते हैं उन्हीं, ये हमारे लिए 100% है। इस केस में ये हमारे लिए 100% है, तो हम इनको हमेशा 100% मानेंगे। तो अब देखो जरा यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर है 10 का, यहाँ पे अंतर है 10% का, तो यही 10% हार जीत तय कर देगी। बात आप समझ गए, यही 10% क्या होगा, हार जीत तय करेगी। ठीक है भाई मेरे, इतनी बात आप समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो जरा एक और होता है तरीका, थोड़ा सा और इसको हम साइड में कर देते हैं, है ना। चलो एक बात और समझते हैं, आपको एक बात और समझाते हैं। ठीक है, हमने देखो इसी में यहीं पे ही टोटल वोट आपके पास कितने होंगे, 100% होंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, नहीं गए, 80% बचे। ठीक है आपने बोला ठीक है 80% बचे। अब देखो 80% में 10% इनवैलिड हो जाते हैं, 10% क्या है, इनवैलिड है, बात आप समझना। तो बचे आपके पास कितने, 72%, बात आप समझ रहे हो, 72%। ठीक है, अब इसमें से फिर से ये 2 भागों में जाएगा, एक ए के पास जाएगा, एक बी के पास जाएगा। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होगा, 10% इनवैलिड है तो ये हमारे पास वैलिड वोट है, ये क्या है, ये हमारे पास वैलिड वोट है। ठीक है भाई मेरे, अब देखो ये हम इनको क्या बोलते हैं, ये जो 80%, 20% नहीं गए, जो 80% डालने गए ना, इन्हें हम कास्ट वोट डालते हैं, कास्ट वोट बोलते हैं। ठीक है, यानी पड़े हुए वोट, जो पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये कास्ट वोट हो जाएगा, बात आप ध्यान से समझना जरा, ये कास्ट वोट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, ये 3 चीजें बनती हैं। अब देखो यहां से क्या था, इस 72 से, इस 72 और इस 72 में डिफरेंस आगे क्या होता है, इस 72 यानी इस केस में हमने क्या देखा, इसी का बोला है, डाले गए वोटों का यानी वैलिड वोटों का, है ना, वैध वोटों का इतना इसको मिला तो इसको इतना मिला। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बोलता है ना, यहां पे ये क्या बोल देता है, कुल वोट का, यहां पे ये बोल देता है कि कुल वोट का 55%, कुल वोट का 55% मिला इनको। हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि इसे कुल वोट का 55% मिला है, या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि कुल वोट का इसे मिला 55%, बात को समझना। तो अब देखो जरा होता क्या है इसके लिए, तो भाई ये तो हमारे पास एक विनर होगा। भाई देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि जो पड़े हुए वोट है उनकी बात छोड़ो, उन्होंने ऐसा बोला कि विजेता को
कुल वोटों में से 55% मिला, यानी विनर को 55% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा। यहाँ पे गेम चेंज होता है, लैंग्वेज को समझो। यहाँ पे मिला कुल वोटों का बोल रहा है, 100% से गणना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वैलिड वोटों का, यानी कि वैध वोट का, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैध वोट का, क्या, वैध वोट का 50%, 55% मिला है, इसलिए हमने यहां से गणना की। लेकिन जब बोलेगा कुल वोटों का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर विनर इतना है तो लूजर क्या होगा, तो हम करेंगे कि लूजर बराबर वैलिड वोट माइनस का विनर। ये फार्मूला आप गांठ बांध लेना, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लिख लेना, है ना। तब आप क्या करोगे यहां से, तब आप देखो लूजर, लूजर बराबर क्या आएगा, लूजर बराबर वैलिड वोट कितने हैं, 72 है, 72% में आप माइनस कितना करोगे, 55%, तो बचा कितना भाई मेरे, 72 में से अगर आपने 55% माइनस कर दिए भाई, तो कितना बचा, 5 हो गया उधर, या सीधे से, हाँ 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। फिर इधर 6 में से 5 गया, 17%, यानी इसको कितना मिला, 17% मिला। बात आप समझ गए क्या, इसको कितना मिला, 17% मिला, ठीक है भाई। चलो इतनी बात आप समझ गए, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है भाई। चलो चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो इतना इसको मिल गया, तो ये आप कैसे निकाला आपने, लूजर का ऐसे निकाला आपने, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, इसको रहने देते हैं, बना रहने देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, बात आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। अगर बोलता है वैलिड वोट का तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में से 50% दिया तो इसी, भाई ये वैलिड वोट है, अब हमारे लिए यही 100% है, इसका 50% इनको मिला तो 45% इनको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब बोल दे 72% तो वैलिड है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बोले कुल वोटों का, तो जब कुल वोटों का 55% मिले विजेता को, तो लूजर को कितना मिलेगा, हम ऐसे निकालेंगे, लूजर बराबर वैलिड वोट माइनस का, ऐसा करेंगे, ये हमेशा याद रखना। वैलिड वोट 72 में से माइनस किया तो 17 आया। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, अगर हम 55 में से 17 घटाएं तो 15 में से अगर 7 जा रहा है तो 8 बच रहा है, और 4 में से 1 जा रहा है, 3 बच रहा है, 38% हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो 38% का खेल है वो हार और जीत तय कर रहा है, 38%, ठीक है। थोड़ा गैपिंग ज्यादा हुई है यहाँ पे, अगर हम लोग ऐसा कुछ मानते 45% या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा अंदर आता है ना। 45% मानते तो हम 72 में से 45 घटाते तो 12 में से 5 जाता तो 7 आता, 6 में से 4 जाता तो 2 आता, 27 आता, तो थोड़ा सा गैपिंग कम होती है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें समझने से मतलब था, तो आपने तीनों केस समझ लिए हैं। अब देखो जरा, है ना, इनको एक बार देख लो, है ना, आप समझ गए होंगे कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, इन क्वेश्चन को करने का हमारे पास दो तरीका हो जाता है ना। हमसे देखो, जब भी विनर जो होगा, अगर हमसे बोला है कि विनर, है ना, वैलिड वोट का इतना पाता है, यानी कि वैध वोटों का इतना पाता है, तब हम कौन सी विधि लगाएंगे। और जब बोलेगा विनर कुल वोटों का कितना पाता है, कुल वोट, है ना, देखो बात बस इन्हीं, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले टाइप में जो हमने पहले देखो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट कर देना है। इसमें दिक्कत आती है भाई जब बोलेगा वैलिड वोट का, जब बोला कि विनर जो विजेता जो है उसको वैलिड वोट का क्या मिला हुआ है, उसे वैलिड वोट का मिला हुआ इतना। बस जब बात करेगा वैलिड वोट का, बात समझना, तब हम क्या लगाएंगे, सीरीज मेथड होता है उसको लगाएंगे, है ना। कर हम दोनों से सकते हैं, वैलिड वोट वाले को हम चेन रूल से भी कर सकते हैं, सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। और जब बोलेगा कुल वोट का, तो इसको हमें चेन मेथड से करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कुल वोट बताने पड़ सकते हैं, है ना, हमें कुल वोट बताने पड़ सकते हैं, इसलिए हमें चेन रूल चाहिए। लेकिन जब हमें वैलिड यानी कि वैध, सिर्फ वैध में से गणना करना है, तो हम सीरीज लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है भाई। चलो तो बताओ भाई जरा, आपको ये दोनों बातें, इतनी बातें आपको समझ में, आपके जहन में उतरी कि नहीं उतरी, ठीक है। चलो
इतनी बातें आपके समझ में आई, आपके जहन में इतनी सी बातें उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं, जरा बता दो। ये देखो पूरा निचोड़ दे दिया गया है आपको। अब आपको यहां से कुछ नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई पहला केस तो हमारे पास सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है पहला केस। भाई ये फर्स्ट केस जो है ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सेकंड केस है, ये हमारे पास थर्ड नंबर का केस है। ठीक है, फर्स्ट केस में कुछ नहीं है, डायरेक्ट 100% में मतलब कि अगर वो इतना पा गया है, कितना है भाई, ठीक है चलो आपको दिख रहा होगा, हाँ चलो, है ना, अगर वो 60% पा गया है तो 40% इतना है। बस हार जीत अंतर तय करेगी। आप हमेशा याद रखो, हार जीत कौन तय करता है, अंतर तय करता है। बात आप समझ रहे हैं ना, हार जीत अंतर तय करती है हमेशा। देखो यहाँ पे भी देखोगे तो अंतर ही हार जीत तय करेगी, यहाँ पे भी देखोगे अंतर ही हार जीत तय करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि 100 लोगों ने वोट डाल सकते थे, लेकिन 20 लोगों ने नहीं डाला, 80 लोगों ने डाला, 80% लोगों ने डाला। उसमें से 10% के वोट मतलब इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, तो 72% वैलिड बचे। कितने, 72% वैलिड वोट बचे। ठीक है, इस 72 में से जब बोलेगा कि वैध वोट का यानी वैलिड वोट का 55% इसको मिला, तो 45% इसको मिला, यानी क्योंकि अपने आप में हैंडेड है। अब हमारे लिए यही सब कुछ है, यही हमारा हार जीत तय करेगा। मतलब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, हार जीत की गणना कर सकते हैं। भाई ये तो आए ही नहीं, ये इनवैलिड हो गए तो वो तो हट गए ना, बच्चे हमारे लिए तो ये अपने आप पे 100% मान लिए जाते हैं। ये पहला। तीसरा केस तो क्या था, है ना, कि 20 लोग तो आए ही नहीं, कोई बात नहीं, 80 आए थे, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, कोई बात नहीं, बचे 72। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि विनर को कुल वोटों का 55 मिला है, कुल वोटों का 55 इसको मिला है। इसको यहां से मतलब नहीं था भाई, इसने क्या गणना की कि भाई जो 20 नहीं आए उनको भी शामिल कर लिया, जो इनवैलिड थी उसको भी शामिल कर लिया, बोला उसने कुल वोटों का उतना मिला है। बात समझ रहे हैं। तो इस केस में जब कुल वोटों का मिलता है तो हम लूजर का निकालने के लिए वैलिड वोट में से विनर को घटाते हैं। तो हमने वैलिड वोट में घटाया, 38 मतलब 70 आया था, 70 लिखा। अब यहाँ पे अंदर कितने का, 38 का, तो हार जीत कौन तय करेगा, 38%। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन पे, चुनाव, इलेक्शन, है ना, हाँ इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन। चलो आ जाओ, चल रहे हैं क्या अभी, है ना। चलो भाई पढ़ो, 3 उम्मीदवार ए बी और सी। देखो चुनाव हमेशा 2 होता है, दो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 3 उम्मीदवारों ए बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मत दिया। अब देखो जरा, पंजीकृत मतदाता हमारे लिए हमेशा 100% ही होंगे भाई। पंजीकृत मतदाता ये कौन है, ये है पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। पंजीकृत मतदाता का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जैसे आपके गांव में 100 लोग हैं, मान लो कि 100 लोग हैं, लेकिन 20 लोगों ने अपना नामकरण ही नहीं किया है। भाई नामकरण ही नहीं कराया है तो उनका तो लेना देना ही नहीं है ना चुनाव से। जितने नामकरण कराए उतने हम 100% मानेंगे ना। बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये पंजीकरण लोग हमेशा 100% होते हैं, क्योंकि जिनका पंजीकरण है वही लोग वोट देंगे, जिनका पंजीकरण नहीं है तो भाई उनका सवाल से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो पंजीकरण लोग हमेशा 100% होंगे। पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया है, 80% लोगों ने मतदान किया है। बात आप समझो जरा, 80% लोगों ने मतदान किया है, 20% लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, चलो बी को ए से, चलो ठीक है। 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे, यानी ये जो मत हैं ये सभी वैलिड हैं। जितने भी 80% हुए हैं ये सभी वैलिड है, यानी कि ये सभी वैध मत है। बात आप समझ रहे हैं, वैलिड है यानी कि ये सभी वैध मत है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो जरा, उम्मीदवार बी को ए से, अब देखो 3 उम्मीदवार है हमारे पास, यानी एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो देखो बोला क्या है, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिलते हैं, यानी ए को जितना मिलेगा उसका आधा बी को मिलेगा। ठीक है, बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिपेंड सभी सी पे है भाई।
बी डिपेंड है, ए डिपेंड है किस पे, बी पे। बी को ए से 50% कम मिलते हैं, यानी जितना ये आएगा, जितना ए आएगा उससे 50% कम रहेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जितना बी होगा उससे 50% ये ज्यादा होगा, बात दोनों सेम है। तो बी को सी से 10% अधिक मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हमने माना कि सी को 10 वोट मिले, तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 होता है। तो बी को सी से 10% अधिक मिला, 10% का मतलब 1 अधिक मिला, तो 11 हो गए। 10% मतलब 1 ही होता है ना, तो 11 मिले। अब देखो एक क्या है, इससे 50% ज्यादा है, यानी कि 50% मतलब 22। ठीक है, बताओ, क्योंकि बी को ए से 50% कम मत मिले हैं, तो ए 22 है, तो ये 50% है कि नहीं आधा, बताओ। ए का आधा बी है, तो अगर ए 11 है तो मतलब कि बी 11 है, तो ए हमारा 22 होगा, क्योंकि ए का आधा बी है। बात आप समझ गए। चलो अब देखो आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोला कि बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। देखो बी और सी है ना, यही तो बोला, बी और सी के बीच का अंतर 10,000 है, जबकि एक्चुअली में यहाँ पे अंतर 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि भाई अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, तो हमें क्या बोला है, तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ, यानी टोटल की हमें संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि भाई ये तो 1 की वैल्यू मिलेगी, तो फिर हम अगर इन सबका गुणा करा दें तो हमें 80% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं भाई, 22 और ये 11 कितना हो जाएगा, 20 10 30 यानी 33, 33 और 10 43, यानी अगर हम यहाँ 43 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो हमारे पास 43 1 2 3 4, यानी ये जो हमारे पास आएगा 4,30,000, ये क्या होंगे, ये 80% वोट है। क्या है, 80% है। बात को समझ रहे हो आप, 80% है। लेकिन हमें कितना बताना है, हमें बताना है पंजीकरण कितने ने कराया, तो 4,30,000 अगर 80% है, घबराना मत, अभी समझाते हैं। तो 100% क्या, जीरो से ये जीरो गया, अगर हम इसको 8 से कैंसिल करें तो 8 पंच 40 है ना, 8 पंच 40 बचा 3, 30 हुआ, तो 8 3 का 24, 8 चौको 32, 8 3 का 24 बचा 6, तो 8 7 56 बचा 4, 8 पंच 40, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी 53 7 5 के बाद, 53 7 5 के बाद 2 जीरो, ऑप्शन नंबर है। अब देखो जरा बात को समझो यहाँ पे, है ना, आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी, क्या कि 80% कैसे। देखो हमें बोला कि इनके बीच का अंतर 10,000 है, इनके बीच का अंतर 10,000 है, लेकिन एक्चुअली में अंतर 1 का है। तो इसमें अगर हमने 1 का भाग दिया तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई, 1 की वैल्यू 10,000। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इन सभी का हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं, इन सभी को जोड़ के गुणा करा सकते हैं, तो हमें टोटल मिल जाएगा, है ना। तो हमने इन सभी को जोड़ के 43 का जब मल्टीप्लाई कराया, तो ये जो हमें 4,30,000 मिला, ये जो हमें 4,30,000 मिला, ये है क्या, ये है क्या मेरे भाई, ये है क्या टोटल, ये 80% है। 80% ने मतदान किया था और ये सभी मतदान वैध थे, ये 80% का खेला था। तो ये किसके बराबर है, ये 80% के बराबर है, ना कि 100% के। बात आप समझ गए कि नहीं, 80% के बराबर है ये। तो ये जो 4,30,000 वैल्यू है, ये 80% की है ना। तो अगर 4,30,000 80%, तो 100% क्या, क्योंकि सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बोला है, टोटल लोग पूछे हैं हमसे। बात आप समझ गए क्या, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। बात आप समझ गए, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5,37,500। ठीक है, चलिए आगे। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ, कुल मतों में से इतने परसेंट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है। अब देखो जरा, वैध मतों का 72% इसको मिला है। अब देखो बहुत ही सिंपल है ना, हमसे बोला है 3,32,000 वोट डाले गए हैं, जिसमें से इनवैलिड कितने हैं, 1.2%। इनवैलिड कितने हैं, 1.2% है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई आप इसको वैलिड में बदल दो। देखो वैध मतों का मिला है ना इतना,
वैध मतों का इतना मिला है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी वैध मत बोलेगा तो हम चैन रूल से करेंगे। चैन रूल होता क्या है, देखो जरा, हम चैन रूल में करते क्या है भाई, टोटल वोट हमें पता है 3,32,000 है, अगर नहीं पता होते तो हम एक्स लिखते, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना। 3,32,000 है, अगर 3,32,000 का 1.2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी, मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 थी, लेकिन उसमें 1.2% है ना, 100 में से 1.2%, देखो जरा, 100 में से 1.2%, 100% में से 1.2% क्या हुए हैं, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, है ना, इधर बचा 9, 98.8% वैध होंगे। बताओ 100 में से अगर 98.8% मत कितने हैं, वैध हैं। बात समझे कि नहीं आप भाई, 3,32,000 टोटल वोट थे, जिसमें से इनवैलिड इतने हैं 1.2%, तो अगर इनवैलिड 1.2% है तो वैलिड कितने होंगे 98.8%, तो हमने इनका वैलिड निकाल लिया। अब ये अपने आप पे क्या है, ये अपने आप पे वैलिड वोट है। तो अब देखो वैध मतों का 72% उसको मिला है भाई, विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला है, 72% मिला है ना। तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये हमारे पास वैध मत है तो इसी का हम 72% निकाल दें, 72% निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वैलिड वोट का जितना भी उसको मिला होगा वो हमारे पास आ जाएगा। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो समझे कि नहीं समझे आप दिमाग के खेल को, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था भाई। टोटल वोट हमको बता दिए 3,32,000 है, उसमें से इनवैलिड 1.2 है, तो आप चाहो तो पहले इसका 1.2 निकाल दो, तो जो आपका बचे वो वैलिड वोट आएंगे, फिर वैलिड उसका 72% निकाल दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि भाई 3,32,000 में 1.2 अगर इनवैलिड है तो भाई वैसे भी जब इनवैलिड हटाओगे, इनवैलिड 1.2 निकालोगे, फिर इसमें से घटाओगे तो वैलिड आएगा। तो हमने क्या कर लिया, 1.2 हमारा इनवैलिड था, तो हमने 100 में से 1.2 घटाया तो 98.8% वैलिड आया। तो हम इसके साथ अगर वैलिड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैलिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये वोट हमारे पास वैलिड है और ये वैलिड का ही इनको 72% मिला है, तो हमने 72% कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से एक जीरो को हटाएंगे, हम नीचे कहीं बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 से हमने ये वाले 3 हटा दिए, ठीक है। चलो अब देखो जरा हमारे पास बचा क्या, 332 गुणे 988 इंटू 72 और नीचे हमारे पास बच रहे हैं ये 2 जीरो, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल। तो ऐसी जगहों पे हम क्या कर लेते हैं, देखो जरा हमारे पास एक ऑप्शन कितना है, देखो हमारे पास एक ऑप्शन है 1,33,000, एक है 2,36,000, फिर 1,36,000, फिर 3,37,000, यानी ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शन काफी दूर दूर है। अब ऐसे बिल्कुल सटे हुए नहीं है कि हमसे गड़बड़ हो जाएगी, काफी दूर है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे हम इनको लगभग मान के कर सकते हैं, 3,32,000, 988 को आप चाहो तो 990 भी मान सकते हो या 1,000 भी मान सकते हो, हमने 1,000 मान लिया, इंटू 72 को आप 70 मान लो। इसको आप कैलकुलेट करो जरा, तो कितना आएगा, 7 चौको 28 का 8 आएगा, ठीक है, और 7 त्रिका 21 और 8 कितना आएगा, नहीं 7 दूनी 14 होता है ना, हाँ 7 दूनी 14 का 4 आएगा, 7 त्रिका 21 और 1 हासिल का 22, फिर 7 त्रिका 21 और 2 हासिल का 23, और बाद में आइए 4 जीरो, ठीक है, 2 3 4, कोई बात नहीं है। अगर हम 4 में से 2 जीरो घटा देंगे, चलो है ना, इतना आएगा, नीचे हमारे पास 100 रहेगा, हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास देखो 2,32,400 के आसपास आया। यानी ऑप्शन हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2 लाख पे आ रहा है, आप आंसर हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2 लाख आ रहा है ना। मतलब इनका वैलिड वोट लगभग 2 के आसपास है, और 2 लाख का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम 2 लाख को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अब जैसे 2,32,000 है, अगला होता 2,33,000, 2,34,000, तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखो 1,33,000 है, फिर 1,36,000 है,
फिर 2,36,000 है, फिर 3,00,000, ऑप्शन काफी दूर है, इसलिए हमने क्या कर लिया, मान लिया है ना 2,32,000, लेकिन हमारा आंसर कितना आएगा 2,36,000 आएगा, क्योंकि 2,00,000 के पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आसान था। आगे बात करते हैं, एक लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुल वोटों का, यहाँ पे क्या था, वैलिड वोटों का, वैध मतों का, वैध मतों का था, तो हमने ये चैन रूल लगा दिया। लेकिन अब हमसे क्या बोला है, कुल वोटों का, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, हम सॉरी इसको हम सीरीज बोलते हैं ना, ये सीरीज रूल हो गया है ना। ठीक है, और जब कुल वोट होते हैं तब हम यहाँ पे चैन रूल लगाते हैं। देखो चैन रूल का मतलब होता है कि भाई ऐसे, जैसे ये चैन हो गई, अगली इससे कनेक्ट हो गई, अगली इससे कनेक्ट हो गई, ये चैन रूल होता है ना, हम ऐसे करते हैं। क्या इसको बता दिया जाए अभी? ठीक है, चलो अभी बता देते हैं, है ना, क्योंकि क्लास वैसे भी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, 1 घंटे की लगभग हो गई है ना, 1 घंटे 5 मिनट हो गए। चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में ए को कुल वोटों का 30% वोट मिले, पार्टी बी को कुल मतों का 25% मिला, पार्टी सी को शेष वोट मिले। ये तो आसान है यार, काफी आसान है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ए को कुल वोटों का 30% मिल जा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इनवैलिड वैलिड यार कौन लोग नहीं देने का, सिंपल है। और पार्टी बी को कुल मतों का 25 मिला, और सी को शेष वोट मिलते हैं। तो देखो 30, 20, 50, 55 इनको मिल गए हैं, तो शेष वोट कितने, 45 इसको मिल गए। ठीक है, फिर बोला पार्टी सी को शेष वोट मिले और पार्टी ए की तुलना में 9,000 वोट अधिक मिले। अब देखो जरा, इन्होंने ये कितना घुमाया है, पार्टी सी को शेष वोट मिलते हैं और ए की तुलना में 9,000 वोट अधिक मिलते हैं। कितने, ये 9,000 वोटों का खेल है। देखो ए से कितने, 9,000 वोट, तो ए से कितना अधिक है, ए से वैसे तो ये 15 अधिक है, तो ये जो 9,000 वैल्यू है ये 15 की वैल्यू है। तो हमसे बोला पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या। अब जिसका बोला है, पार्टी बी का बोला है, तो हम 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 6 का 90, यानी ये इतना आया, नहीं 600 आया। ठीक है, अब कितना, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और ये 2 0 और, यानी 15,000 क्या है भाई, 15,000 क्या है, पार्टी बी को मिले हुए वोट है। ये तो सिंपल था ना, आसान था यार, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। देखो एक बार और बता दे भाई, कुल वोटों का 30 इसको मिला, यहाँ पे कोई वैध अवैध और कोई ऐसा नहीं कौन वोट डालने नहीं गए, कोई ऐसा यहाँ पे खेला नहीं चल रहा है। बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है भाई, चलो यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है 30%, 25% और 45%। ठीक है, फिर बोला पार्टी सी को शेष वोट मिले, यानी शेष कितने थे, 45, तो इसको मिले। लेकिन और क्या बोला, पार्टी ए से 9,000 अधिक मिले, यानी इनके बीच में जो भी अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 9,000 की वजह से। तो हमने देखा 9,000 है, ये अंतर किसकी वजह से, इस 15% की वजह से था। तो अगर 9,000 अगर 15 की वैल्यू, तो हमसे बोला बी, है ना। देखो 15% ही है, 25%, इसलिए परसेंट हट जाता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो 25% की वैल्यू बताना था, हमने 25 का किया। अगर हमें टोटल बताना होता तो हम 100 का करते। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन अभी और थे हमारे पास, लेकिन आज हम इतना ही करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है। लेकिन जो बेसिक बताया गया चुनाव को उसको जरूर समझाना, आपको बहुत कंफ्यूजन रहती, उसको जो भी समझ लेगा उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।